हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो है हम लोग क्लास 12th का पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर रहे हैं और जो है क्लास 12th का लाइट चैप्टर जो है क्लास 10th के साथ जो पैरेलली चल रहा था वो एज इट इज़ चलेगा। क्लास 11th एज इट इज़ चलेगा। अब जो है अल्टरनेट जो है करके वीडियोस आएंगे। 2-3 दिन से जो है वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, कुछ निजी प्रॉब्लम्स के कारण जो है वीडियो नहीं बना पाया हूँ। बस 2-3 दिन बाद जो है आपका 2 दिन के बाद जो है क्लास 11th के वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। बच्चों, आज जो है क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक हम शुरू कर रहे हैं। पहला यूनिट है क्लास 12th का और इसमें देखिए बच्चों ना, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो जब कोई भी चार्ज एट रेस्ट है यानी रुका हुआ है तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट अ चार्ज व्हेन अ चार्ज एट रेस्ट। जब कोई चार्ज किस में हो, रेस्ट में हो, तो उस समय हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है क्या, चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट बच्चों, चार्ज एट रेस्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक का मीनिंग क्या है। चार्ज एट रेस्ट मतलब चार्ज जब रेस्ट में होगा तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये आया कि ये चार्ज क्या है, चार्ज है क्या, और चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम चार्ज का डिफिनीशन पढ़ेंगे कि चार्ज क्या है। तो चार्ज जो है ना बच्चों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी? किसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बच्चों? किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की, या तो किसी भी सब्सटेंस का या तो किसी भी मैटर का। तो क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। किसी एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल है, उस एलिमेंट्री पार्टिकल का जो है क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन मैटर of an elementary particle of the substance. Elementary particle of an substance. सब्सटेंस का जो है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल का क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है बच्चों चार्ज। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टी जो है नेचर के द्वारा गिफ्टेड होती है, नेचर के द्वारा दी हुई जो प्रॉपर्टी है उसको हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो चार्ज जो है ना किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जैसे दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ में चार्ज होता है। चार्ज इसमें भी है, चार्ज इसमें भी है, चार्ज हमारे बॉडी के अंदर भी मूव कर रहे हैं या चार्ज हैं। ठीक है, तो चार्ज ये आते कहाँ से हैं इसके बारे में हमको पढ़ना है कि ये चार्ज आते कहाँ हैं। चार्ज क्या है, किसी भी सब्सटेंस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये तो क्लियर हो गया। इंट्रिंसिक का मतलब जो नेचर के द्वारा गिफ्टेड होता है। अब ये आते कहाँ से हैं, ये मतलब कि होते कहाँ हैं, किस जगह होते हैं, यदि किसी सब्सटेंस में है तो वो कहाँ है, उनका पोजीशन क्या है। तो इसके बारे में यदि हमको जानना है बच्चों तो हमको सबसे पहले थोड़ा सा जो है मॉडर्न फिजिक्स का थोड़ा पार्ट हमको समझना पड़ेगा और वहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि एटम क्या होता है बच्चों, एटम क्या है। ठीक है, तो एटम जो है वह दुनिया की जितनी भी सब्सटेंस हैं, ठीक है, हर सब्सटेंस के अंदर जो है वह एटम होता है। ये भी एटम से बना है, यह भी एटम से बना है, हम और आप भी एटम से मिलकर ही बने हैं। तो एटम जो है हर चीज़ में एटम इन्वॉल्व है। कोई भी दुनिया की चीज़ है, हर चीज़ किससे बना है, एटम से। और जब एटम से बना है तो इसके अंदर 3 फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा बच्चों होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है बच्चों न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो है फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल हैं किसमें, एटम में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनका सिंबल है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये एटम का जो है 3 फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं।
इस इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है बच्चों, वह इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम यूनिट होता है चार्ज की, इतना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। मतलब कि यदि इसके अंदर ये एटम से मिलकर बना है तो यह एटम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब यदि ये एटम से मिलकर बना है, कितना एटम होगा? तो कई लाख ट्रिलियन एटम होंगे इसमें, थोड़े बहुत नहीं, कई लाख ट्रिलियन। क्यों? क्योंकि एटम की साइज़ ना बहुत छोटी होती है बच्चों। एटम की साइज़ बहुत छोटी होती है। किस रेंज में होता है एटम? 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में होता है। इसकी साइज़ ये होती है, साइज़ ये होती है बच्चों। तो यह यदि एटम की साइज़ होती है तो इस रेंज में यदि एटम होता है तो 10⁻⁻10 मीटर को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो नेकेड आई से जब एटम को ही नहीं देख सकते तो उसके अंदर ये 3 फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल को हम कैसे देख सकते हैं? यह भी हमको दिखाई नहीं देते। तो ये जो है यदि एटम से बना है तो एटम के अंदर 3 चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, ये भी इसके अंदर होंगे ही। तो यह इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। यदि इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वह चार्ज इसके अंदर होगा। प्रोटॉन पर भी सेम चार्ज है बच्चों, कितना? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम यह चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? नो चार्ज, नो चार्ज बच्चों। इसका मतलब कि जो प्रोटॉन का चार्ज है, प्रोटॉन होगा तो उसका चार्ज भी होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका चार्ज भी होगा, क्योंकि इसके अंदर एटम है। तो एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो उसके साथ उसका क्या है? चार्ज भी है। इसका मतलब इसके अंदर चार्ज है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है बच्चों, वह किसी भी एटम के कोर में होता है। कहाँ होता है बच्चों? कोर में। और कोर को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, किसी भी एटम के कोर में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उस कोर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोर को ही बोला जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस बोला जाता है। जैसे आपका मान लीजिए यह एटम हुआ, तो इस एटम का ना ये न्यूक्लियस हुआ, तो इस न्यूक्लियस में होता है क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो है ना, ये है ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब होते हैं इस ऑर्बिट में, इसी तरह के एटम जो है, एक एटम का ये शेप माना गया है कि ये इस टाइप का होता है, स्फेरिकल बना दिया गया। ठीक है, तो अब उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, तो ये इस ऐसे एटम इसमें बहुत सारे हैं, और एटम हैं तो इस तरह से ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं जिनको कोर बोला जाता है। तो अब होता क्या है कि जैसे एटम में जो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? निगेटिव। कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पर कितना चार्ज है बच्चों? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो प्रोटॉन का चार्ज यहाँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है यहाँ, तो ये निगेटिव, और यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि न्यूट्रॉन तो बिना चार्ज का है, और प्रोटॉन पर कौन सा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण पूरा न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है बच्चों? निगेटिव। और निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसके बीच में एक फोर्स लगता है। इनके बीच में क्या लगता है? एक फोर्स, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वह किसके बीच में लग रहा है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। इनके बीच में एक और फोर्स लगता है, जिनका नाम क्या है बच्चों? इसके बीच में दूसरा जो फोर्स लगता है उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों, किसके कारण लगता है? ड्यू टू मास। क्यों? ड्यू टू मास, यानी मास के कारण क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके कारण लगेगा बच्चों? ड्यू टू चार्ज। ड्यू टू चार्ज, चूँकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, प्रोटॉन पर भी चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मास के कारण, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये जो है इसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है, प्रोटॉन के पास भी मास है। तो मास के कारण कौन सा फोर्स आता है? ग्रेविटेशनल। और जो है चार्ज के कारण कौन सा फोर्स आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, ड्यू टू चार्ज और ड्यू टू मास।
तो हमको ना अभी चार्ज के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम चार्ज का बात करेंगे, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे। और चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत छोटा होता है, बहुत मतलब बहुत कम होता है, किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो इस फोर्स का बात हम जो है ग्रेविटेशन चैप्टर में 11th में किए थे, आपको उसके बारे में आइडिया होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बारे में लगा? चार्ज और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर जो है बच्चों न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस में ना यहाँ पर जो है क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है, किसके बीच में? न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, और प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स लगता है न्यूक्लियस के अंदर। और इस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन के बीच में। और ये फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव। अब ये देखिए यहाँ पर प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव, इस प्रोटॉन पर भी चार्ज क्या है बच्चों? पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इनके बीच में तो रिपल्सन होना चाहिए। मतलब न्यूक्लियस के अंदर यदि प्रोटॉन्स बहुत सारे हैं तो हर प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या करता है? रिपल करना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, प्रोटॉन के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, यहाँ पर चार्ज नहीं है, फिर भी इसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? न्यूक्लियर फोर्स। इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? न्यूक्लियर फोर्स। तो प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इनके बीच में जो है क्या लगते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। और वह न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है बच्चों? अट्रैक्टिव होता है। यदि अट्रैक्टिव नहीं होता तो प्रोटॉन के बीच का रिपल्सन जो है वो न्यूक्लियस को जो क्या करता? उसकी साइज को बढ़ाता, यदि रिपल्सिव फोर्स होता तो यहाँ पर फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव। और अट्रैक्टिव फोर्स होने के कारण जो है बच्चों होता क्या है कि जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो इनके बीच में ऐसे करके जो है फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगता है इनके में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो अब क्वेश्चन ये आया कि प्रोटॉन पर जब प्लस है, दूसरे प्रोटॉन पर भी प्लस है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स कैसे हुआ? तो चूंकि ये जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी होती है। कितनी होती है? इसकी साइज होती है बच्चों 10 की पावर माइनस 15 मीटर, 10 की पावर माइनस 15 मीटर के रेंज में होता है। तो जब कोई भी दो सेम टाइप का चार्ज, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी दो सेम टाइप का चार्ज 10 की पावर माइनस 15 मीटर के रेंज में रखे हों या तो उससे कम रेंज में रखे हों, तब उनके बीच में जो है, यदि वो सेम नेचर के हैं, फिर भी उनके बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो इसी के कारण यह, चूंकि न्यूक्लियस का साइज जो है 10 की पावर माइनस 15 मीटर है, और इस रेंज में रखा हुआ सेम टाइप का चार्ज जो प्रोटॉन है, इनके बीच में अट्रैक्शन लगता है, और यह नेचर जो है इनकी बदल जाती है। वैसे तो बेसिकली सेम टाइप का चार्ज में क्या लगता है? रिपल्सन। बट यदि उनके बीच का डिस्टेंस 10 की पावर माइनस 15 मीटर है बच्चों, तो उसके बीच में क्या लगने लगता है? अट्रैक्शन लगता है। तो इस तरह से न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस में लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है और प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है, और सेम इक्वल अमाउंट में चार्ज होता है दोनों पर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर। और यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक एटम के पार्ट हैं, एक एटम का हिस्सा हैं। और एटम जो है किसी भी सब्सटेंस में पाया जाता है, और सब्सटेंस में यदि एटम है तो एटम होने के कारण उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होने के कारण बच्चों उसके अंदर क्या होगा? चार्ज होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़ कि पूरे एटम की क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक केमिस्ट्री का भी थोड़ा पार्ट है, लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बता दिए कि एटम में कौन सा पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल कहाँ एग्जिस्ट करता है, और जब एग्जिस्ट करता है तो उनके बीच में फोर्स भी लगता है, ठीक है। उस फोर्स की भी हम बात कर दिए। और ये भी बता दिए कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है उसमें सेम टाइप के चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्यों होता है उसके पीछे का भी रीज़न हमने बताया कि उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 10 की पावर माइनस 15 मीटर या उससे कम होता है, इसलिए सेम टाइप का चार्ज जो है अपनी पोलरिटी को क्या कर देते हैं बच्चों? चेंज कर देते हैं। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे हम जो है बढ़ते हैं, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसी के साथ हम ना एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक। तो चार्ज की हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के रिगार्डिंग हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रिक चार्ज, इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज के रिगार्डिंग जो है
वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अनलाइक चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट। अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन ए नेचर। अनलाइक चार्ज क्या है? एक प्लस और एक माइनस, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ए प्लस और माइनस, ये हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्टिव नेचर में होते हैं, हमेशा होते हैं, ठीक है। बट लाइक चार्जेस आर मे बी अट्रैक्टिव, मे बी रिपल्सिव, इट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन, कि किस सिचुएशन में वो रखे गए हैं, ठीक है। व्हेन टू लाइक चार्जेस आर प्लेस्ड बिटवीन 10⁻⁻15 meter or less than 10⁻⁻15 meter, in that situation we can say that both charges are attractive in nature, okay. And when two like charges are separated between distance more than 10⁻⁻15 meter, then that case we can say that the charges are repulsive in nature, ठीक है। तो like charges are may be repulsive, may be attractive, ठीक है, मे बी रिपल्सिव और मे बी अट्रैक्टिव, आप इसको लिख लीजिएगा। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? पहली मतलब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों? चार्ज का, चार्ज स्केलर होता है, चार्ज इज स्केलर, चार्ज इज स्केलर, ठीक है, चार्ज स्केलर होता है। यदि चार्ज स्केलर होता है तो इसके पास क्या है बच्चों? इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। चार्ज इज ए स्केलर, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, और इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है एंड बट नो डायरेक्शन, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इस तरह से चार्ज के पास केवल दो मतलब ये स्केलर है, इसके पास मैग्नीट्यूड है। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? इसकी यूनिट होती है कूलाम, ठीक है, इसकी क्या यूनिट होती है? कूलाम। अगला इसकी प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तीसरा इसकी प्रॉपर्टी है कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, कैन बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वन बॉडी टू अनदर, ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। सपोज दैट मैं एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक ग्लास राड है और ये सिल्क क्लॉथ है, ठीक है। यदि क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ और एक ग्लास राड, जब इनको रब करेंगे एक दूसरे के साथ, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, जैसे सपोज दैट एक ग्लास राड है, ये सिल्क क्लॉथ है, और सिल्क क्लॉथ को ग्लास राड के साथ जब हम रब करते हैं तो होता क्या है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसा होता क्यों है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है कि ग्लास राड में एटम्स हैं, इसमें भी एटम्स हैं, इसके एटम का बाहरी जो एटम जो है उसमें बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, और बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, रिवॉल्व कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन को फ्रिक्शन के थ्रू एनर्जी मिलती है, और फ्रिक्शन के थ्रू जब एनर्जी मिलती है तो वह इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के, ग्लास के में जो एटम प्रेजेंट हैं, उस एटम के आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रिक्शनल एनर्जी के कारण यहाँ से निकलकर इस पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और जब इस पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं बच्चों, तो यह जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन जब निकला और यहाँ इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जब ये बराबर थे, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर इस तरह से समझिए कि यह ग्लास रॉड था, इस तरह से ये ग्लास रॉड था बच्चों, और इस ग्लास रॉड में हम मान लिए कि जो है 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पर एक सिल्क क्लॉथ है, और इस सिल्क क्लॉथ में भी क्या है? 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब जब इसको इसके साथ रब किए तो प्रोटॉन की संख्या तो न्यूक्लियस में है, प्रोटॉन तो निकलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से मान लीजिए कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक। कब? जब इसको हम रब कर दिए, आफ्टर रबिंग जो है प्रोटॉन जो है 10 है, इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ निकल के चला गया, तो इसके पास क्या है? प्रोटॉन तो सेम है 10 प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले 10 थे, 2 इधर से आके 12 हो गए। तो अब देखिए जब इसका नेट निकालेंगे, इसका नेट चार्ज कितना होगा? तो 10 प्रोटॉन पर चार्ज और 8 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो सेम होता है, तो इनका नेट चार्ज हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब आप ये देख सकते हैं कि यदि किसी बॉडी के ऊपर प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है या पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा है और निगेटिव चार्ज की संख्या कम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वह बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। क्लियरली?
पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास निगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, निगेटिव चार्ज है लेकिन पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में निगेटिव चार्ज क्या है, कम है। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो उस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे। किसी भी बॉडी के ऊपर निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे कि वह बॉडी कैसी है, निगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो हम क्या किए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ कैसे, फ्रिक्शनल एनर्जी के थ्रू हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हम किसी बॉडी को एनर्जी देते हैं तो एनर्जी से उसके इलेक्ट्रॉन को पॉसिबल है कि बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन उसके प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा जो है वह एटम के न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है और न्यूक्लियस को तोड़ना जो है उतना आसान नहीं है। तो हम हमेशा जो है जब हम कोई भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो हम उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह जो है आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है फ्रिक्शनल एनर्जी के थ्रू ग्लास रॉड जो है अपनी एनर्जी को, फ्रिक्शनल एनर्जी लेके अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया सिल्क क्लॉथ पे। तो सिल्क क्लॉथ हो गया बच्चों नेगेटिव और ग्लास रॉड क्या हो गया, पॉजिटिव। तो आपको एक चीज़ क्लियर रखना है कि कोई भी यदि सब्सटेंस यदि पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वह जो है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ही हैं, उसके अंदर निगेटिव चार्ज भी होते हैं, बट निगेटिव चार्ज कम होते हैं और पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं बच्चों, ज़्यादा होते हैं। उसी तरह यदि कोई भी बॉडी निगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कम है, निगेटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा है। यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जब इक्वल होगा बच्चों, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होगा, बराबर होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो बॉडी निगेटिवली चार्ज। इस तरह से आप जो है बोल सकते हैं। ठीक है, आगे जो है बात करते हैं हम बच्चों इसमें कि यदि कोई, अच्छा ये चीज़ हो गया। इसकी अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं बच्चों। अगली प्रॉपर्टी एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा कि यदि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपना मास लेके निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकला यानी उसके पास मास है, इलेक्ट्रॉन के पास मास है 9.1 × 10⁻³ kg। ठीक है, तो वो अपना मास लेके निकलेगा। अब जब वो मास लेके निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन तो निकला, इलेक्ट्रॉन निकल गया बच्चों, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो जो थे वो ज़्यादा हैं और निगेटिव चार्ज कम हो गए। मतलब ये बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। और जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से मास की भी कमी हो गई। यानी इसका मतलब कि यदि इस ग्लास रॉड से यदि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसका मास भी क्या होगा, कम होगा, मास की कमी हो जाएगा। जहाँ जाकर बैठेंगे, जिस पर बैठेंगे, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका मास क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज जो करता है उसका मास घटता है और इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है वह उसका मास क्या होता है, बढ़ता है। इस तरह से आप जो है समझ सकते हैं। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आगे जो है हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट चौथी प्रॉपर्टी की। इसकी चौथा इसका क्या है, चौथा देखिए, चौथी प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट होता है। चार्ज कैसा होता है बच्चों, चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, दैट इज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चार्ज जो है किसी बॉडी का जो चार्ज होता है वह उसके वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि एक ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर 10 कूलम का चार्ज है। यदि इसकी स्पीड बढ़ाने से इस पर जो चार्ज जो है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चार्ज जो है इनवेरिएंट होता है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसके जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो ये है कि चार्ज, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ। और यह प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज जब कोई रेस्ट में हो, ठीक है, अ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट देन इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, चार्ज किस में है बच्चों, चार्ज यदि रेस्ट में है, एट रेस्ट, ठीक है, यदि चार्ज पार्टिकल किस में है, रेस्ट में है, तो वह क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यदि चार्ज पार्टिकल क्या है, अनएक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो, अनएक्सेलरेटेड,
अनएक्सलरेटेड क्या कर रहा हो, मोशन बच्चों। तो अनएक्सलरेटेड मोशन के केस में उसके पास दो चीज़ आ जाएगी। अनएक्सलरेटेड मोशन का मतलब कि व्हेन अ चार्ज मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यदि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसके पास जो है प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा एज वेल एज, या तो आप बोल सकते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और जब चार्ज जो है बच्चों, चार्ज जो है वह एक्सेलरेटेड मोशन करे, एक्सेलरेटेड मोशन करे, तो एक्सेलरेटेड मोशन के केस में यह इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज एनर्जी रेडिएट करेगा, एज वेल एज जो है एज वेल एज यह जो है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं बच्चों। तो ये चीज़ आपको क्लियर करना है कि चार्ज यदि रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि अनएक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से, कोई भी चार्ज यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यदि कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो उस केस में मतलब उसकी वेलोसिटी घट रही है, बढ़ रही है, तो उस हिसाब से जो है एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो वह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करता है। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नोन एज एनर्जी, वो एनर्जी भी रेडिएट करेगा। सिंपल सा चीज़, एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस एनर्जी, ये तीनों चीज़ होगा उसके पास। तो ये जो है चार्ज की क्या थी, प्रॉपर्टीज़ थी। और एक लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है चार्ज, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो चार्ज के बारे में, वो चार्ज का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, वह है कि जो 1 कूलाम चार्ज होता है, 1 कूलाम चार्ज वह होता है 3 × 10⁹ ESU के बराबर। ये ESU क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। तो बच्चों इस तरह से जो है हम ये बोल सकते हैं कि सॉरी बच्चों, इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो चार्ज है 1 कूलाम वह 3 × 10⁹ ESU 10⁹ ESU के बराबर होता है। और ये जो है ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। और जो कूलाम आप यूनिट पढ़े हैं ना बच्चों, यह क्या होता है, ये है SI यूनिट, किसका, चार्ज का SI यूनिट है। इंटरनेशनल सिस्टम में ये कूलाम बोला जाता है। और इसकी CGS यूनिट क्या होती है, CGS यूनिट किसका, चार्ज का बच्चों। CGS यूनिट होता है आपका स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम, ठीक है। स्टैट कूलाम इज द CGS यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की CGS यूनिट। डायमेंशन यदि आप निकालना चाहें तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, तो Q इज इक्वल टू AT, या इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है, Q इज इक्वल टू AT। तो यह इस तरह से हम जो है चार्ज की जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ लिए। चार्ज कहाँ से आता है इसके बारे में भी पढ़ लिए बच्चों, ठीक है। जैसे हमने पढ़ लिया क्या कि जो चार्ज होते हैं बच्चों वह एटम्स में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एटम में 3 फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कोर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कितना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और उसी तरह जो है प्रोटॉन पर भी चार्ज, सेम चार्ज होता है प्लस में। तो हम ये बोल रहे हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जैसे ये एटम से बना है, ठीक है, तो एटम इसके एटम से बना है तो एटम तो है ही इसके अंदर। यदि एटम है तो उसके 3 फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल भी होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होने से इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसका मतलब इसके अंदर चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज कहाँ से आया ये भी हमने बता दिया। चार्ज का ट्रांसफ़र भी होता है, कैसे होता है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिए। आगे जो है हम इसमें पढ़ेंगे जो है चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़, और उसमें हम प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कि चार्ज के पास कौन कौन सा नेचर है। जैसे एक एडिटिव नेचर है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। तो इसके बारे में जो है हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।